Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about solution of exercise 3.5. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो पेयर ऑफ 4 पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, अभी मैंने 2 पार्ट को लिखा है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं उसमें कौन यूनिक सॉल्यूशन देगा, कौन नो सॉल्यूशन देगा और कौन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, ये हम लोग को बताना है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन मिला आपको, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको इसको सॉल्व करना होगा कैसे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। यानी कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है जो दिए हुए हैं, इसमें हम लोग को बताना है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हमको पहले बताना है। अगर अद्वितीय हल निकला, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अगर अद्वितीय हल निकला तो उसको हम लोग को क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से हल करना है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि इन तीनों में से जो 3 है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। यानी अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखते हैं तीनों में से क्या मिलता है इसको सॉल्व करने पर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे a1 की वैल्यू लिख लीजिए आप, क्या होगा 1 होगा, x के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। b1 की वैल्यू क्या होगी, -3, साइन के साथ लेना है, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, सॉरी c1 की वैल्यू, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं कि क्या मिलता है ये 3 कंडीशन में, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a1/a2। तो a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 3 है, तो 1/3 आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, b1/b2। b1 क्या है, -3, और b2 क्या है, -9। ये कैंसिल आउट हो गया। अभी भी क्या बचा, 3/9। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या चेक करेंगे, c1/c2, c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 3/2। क्या दिखा हम लोग को, a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या मिला हम लोग को, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका ये होता है कि ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल है, ये पैरेलल होंगे। यानी इसके जो 2 लाइन मिलेंगे, दोनों से जो लाइन मिलेंगी वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कोई हल नहीं होगा, इनके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई हल नहीं होंगे। आपको लिखना क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये लिखना है। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन को, अच्छा अब कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो आगे हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना है। हम लोग को तभी सॉल्व करना है जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा, अद्वितीय हल मिलेगा, तभी हम लोग को आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x + y = 5 है और 3x + 2y = क्या है,
8 है आपका, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो a1 इक्वल टू क्या है 2 है, देखिए ना a1 इक्वल टू क्या है 2 है, और a2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 है, और b1 देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेंगे। हम लोग कैसे अरेंज कर लेंगे, 2x प्लस वाई और इक्वल टू 5 है ना, इधर ले आएंगे, -5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y और -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग ये देखिएगा, इसको देखिएगा, इन दोनों को देखिएगा, तो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की और a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 1 है ना, y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और b2 की वैल्यू क्या है 2, और c1 की वैल्यू क्या है -5, और c2 की वैल्यू क्या है आपका -8 है, ठीक है ना। चेक करते हैं हम लोग कि इन तीनों में से क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि क्या अद्वितीय हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। तो a1/a2 पहले चेक कर लेते हैं, तो 2/3 हो गया। अब b1/b2 चेक कर लेते हैं, तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए a1/a2 2/3, b1/b2 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ये क्या है, ये है अद्वितीय हल के लिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, यहाँ क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। ये ठीक है। क्या लिखना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, या आप लिखिएगा समीकरण युग्म के क्या होंगे, सॉरी रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। अच्छा क्या बोल रखा है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी अद्वितीय हल होगा तो ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना पड़ेगा उसको। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रज गुणन विधि लगाते हैं। देखिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, x हो गया, यहाँ लिखते हैं b1/b2। तो बताइए b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है 1, और नीचे क्या लिखते थे b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ लिखते थे हम लोग c1/c2, तो c1 की वैल्यू क्या है -5, और यहाँ पे क्या है c2 की वैल्यू क्या है -8 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, y लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे a1/a2, बताइए a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा, देख कर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, तब यहाँ पे आप इसको देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है वो आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए 1/, आप क्या करते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या था आपका, ये a1/a2 हो गया, यहाँ पे फिर से b1/b2 होगा, तो b1 क्या है आपका 1 है, और b2 क्या है आपका 2 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग ये किया करते थे कि जैसे x हो गया, x/, ध्यान समझिएगा, x/, क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 1 का 8 से करेंगे तो 1 × -8 हो गया, ठीक है। 1 × क्या हो गया -8 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × -5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x वाला हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, y वाले को लेंगे, तो y वाले को यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -5 × क्या हो गया 3 हो गया, -5 × क्या हो गया 3 हो गया, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -8 × क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। क्या मिल गया हम लोग को, -8 × 2, ठीक है। अभी भी 1 वाला बाकी है, तो फिर से इक्वल लगा करके हम लोग क्या करेंगे, 1 वाले को देखिए, अब देखिए 1 लिखा तो क्या हो जाएगा, पहले ये देखिए,
तो 2 इंटू क्या हो गया 2 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ऐसे किया गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को लेंगे और इसको लेंगे, तो ले लेते हैं। तो एक्स अपॉन देखिए 8 1 जा 8 माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अब 1 वाले को लेंगे तो 1 वाले को लेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो क्या हो गया 4 माइनस 3 हो गया ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1/4 में से 3 गया 1, यानी कि x इक्वल टू ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया है 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। चलिए अब y को और इसको लेते हैं हम लोग, तो देखिए पहले इसको ले लिए हम लोग, फिर अब y को और इसको लेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखिएगा बहुत ध्यान से, तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग इसको ले रहे हैं, तो y अपॉन क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, तो माइनस 15 हो गया, और फिर क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं। 8 2 जा 16, तो क्या हो गया यहाँ पर 8 2 जा 16 हो गया। अब 1 वाले को लेकर चलेंगे तो 1 अपॉन क्या हो गया 2 2 जा 4 माइनस क्या हो गया 3 हो गया, 4 माइनस क्या हो गया 3 हो गया ये, ठीक है ना। अब 16 में से 15 गया 1 आ जाएगा, तो y अपॉन 1 हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो गया, यानी कि y इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, y इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ये था आपका, हम लोग को जब यूनिक सॉल्यूशन मिला तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। अद्वितीय हल मिलने पर हम लोगों ने ब्रज-गुणन विधि से इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है थर्ड पार्ट में, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 है, और 6x माइनस 10y इक्वल टू क्या है 40 है। तो पहले हम लोग इसको ठीक से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y और माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 है, और a2 की वैल्यू क्या है 6 है। अगर b1 की वैल्यू देखें तो माइनस 5 है, और b2 की वैल्यू देखें तो माइनस 10 है, ठीक है ना। और c1 की वैल्यू देखें तो माइनस 20, और c2 की वैल्यू देखें तो माइनस 40 है। समझ में आया। अब क्या करते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंडीशन मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो चलिए a1 अपॉन a2 3/6 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 5 बाई माइनस 10, ये गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 1/2। फिर क्या चेक कर लेंगे हम लोग, c1 अपॉन c2 अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 20 अपॉन माइनस 40, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा 1/2। यानी देखिए इसमें क्या मिले हम लोग को, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कहाँ गया ये देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये वाला केस हो गया, यानी आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप क्या लिखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन H इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और a2 की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 3 आएगा, और ऐसे b1 की वैल्यू निकालेंगे तो -3, और b2 की वैल्यू निकालेंगे फिर भी -3,
और ऐसे ही हम लोग C1 की वैल्यू निकालेंगे तो -7 और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। क्लियर है। अब चेक करते हैं वो कंडीशन हम लोग। तो देखिए A1/A2 तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो B1/B2 भी चेक करते हैं, क्या हो जाएगा -3/-3, ये कैंसिल और ये क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आगे हम लोग फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे करते हैं हम लोग, x हो गया, यहाँ पे क्या लिखते हैं B1/B2, तो B1 क्या है बताइए -3 और B2 क्या है -3। फिर क्या लिखते हैं C1/C2, तो -7 और क्या हो गया -15, यहाँ पे हो गया y। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग A1/A2, A1 क्या है 1 और A2 क्या है 3। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं यहाँ पे फिर से B1/B2, तो क्या हो जाएगा -3/-3। अब करना क्या है हम लोग को, देखिए x लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 × -15 हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो -3 × -7 हो गया, -3 × क्या हो गया 7 हो गया। अब y वाले को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, y वाले को लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -7 × क्या हो गया 3 हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -15 × क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 1 वाले को लिख लेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × -3 हो जाएगा, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 3 × -3 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 × 1 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 × हो गया। क्लियर है ना। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसको माइनस लगा करके इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, माइनस लगा करके इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, माइनस लगा करके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए। क्लियर है। चलिए अब x और 1 को पहले ले लेंगे, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, x और 1 को लेना है पहले, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 15 × 3 = 45, माइनस माइनस प्लस 45, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21। 1 वाले को ले लीजिए तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9। अब क्या करेंगे 45 - 21 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 2 4 यानी 24, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x = यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x = कितना हो जाएगा 24। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है ना। क्या आ गई x की वैल्यू, हम लोग को क्या मिल गई 4 मिल गई। चलिए अब देखिए, अब क्या क्या किए थे हम लोग, x और 1 को लिए थे, इसको और इसको लिए थे। अब हम लोग y वाले को लेंगे और इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा y/7 × 3 = 21 माइनस 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 प्लस
15 वन जा 15 इक्वल टू 1/3 वन जा 3, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो y अपॉन कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। यानी कि हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिला था तो हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। क्या अद्वितीय हल मिला था तो हम लोगों ने इसको क्या किया, गज गुणन विधि से इसकी वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।